नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम सभी पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में, यानी कि एसी थ्योरी के। एसी थ्योरी की जो है, जो आज 5वीं क्लास है दोस्तों। कौन सी? 5वीं। पार्ट 5 जो है आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। इससे पहले हम एसी थ्योरी की 4 क्लासेस कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, तो सबसे पहले तो आप वो क्लास देखिए, उसके बाद ही आप ये क्लास देखना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये 5वां पार्ट देखोगे तो आपको पीछे का कुछ समझ नहीं आएगा, और ना ही आज की क्लास समझ आने वाली है। क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारी पिछली क्लासेस से रिलेटेड रहने वाला है। तो इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम आरएल सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं और आरसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा है और प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के। उन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड रहने वाला है जो आज का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हरियाणा एएलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क, डीएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर, तो आप हमारे इस बैच से लगातार जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? आरएल सीरीज सर्किट के बारे में। आरएल सीरीज सर्किट, आरएल श्रेणी परिपथ क्या होता है? जिस परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरक का प्रयोग किया जाता है उसे आरएल परिपथ कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आर से रेजिस्टेंस और एल से इंडक्टर, यानी कि प्रतिरोध और प्रेरक का एक परिपथ। ठीक है, परिपथ में धारा वोल्टता से फाई कोण से पश्चगामी होगी। फाई कोण से पश्चगामी ही क्यों होगी? क्योंकि हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा है। किसमें? प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है कि जो धारा है पीछे चलती है वोल्टेज से। किसे? वोल्टेज से धारा, करंट जो है पीछे चलता है, इसलिए ये पश्चगामी होगी। और फाई कोण क्यों होगा? क्योंकि जो प्योर रजिस्टिव सर्किट है उसमें जो है 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो फाई का जो मान है ना, वो मुख्यतः प्रतिरोध तथा प्रेरक के मान पर निर्भर करता है। किसके मान पर? प्रतिरोध के मान पर और प्रेरक के मान पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है फाई का मान। ठीक है, इसलिए जो इसमें पावर फैक्टर है, फाई क्या होता है? फाई जो है पावर फैक्टर होता है, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसे हम फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो सर्किट डायग्राम हो कैसे बनता है, देखिए। ये तो रेजिस्टेंस लग गया और ये इंडक्टर लग गया। अब क्या लगा इसमें? एसी करंट, जिसे हम वीएस से दर्शाते हैं। किसे? वीएस। वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम। कौन सा डायग्राम? सर्किट डायग्राम। इसका फेजर डायग्राम, ये तो टोटल वोल्टेज होगी दोस्तों, टोटल वोल्टेज। ये टोटल वोल्टेज क्या होगी? वी आर और वी एल का जोड़। जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप वी रजिस्टर में होगी और जितनी वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर में होगी, उसकी टोटल वोल्टेज कौन सी होती है? वी एस, यानी कि सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। क्योंकि हम एसी धारा जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो है ऊपर वेक्टर का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है। एसी की जो है, एसी वोल्टेज की एक दिशा होती है, इसलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके फेजर डायग्राम की बात करें कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, वो देखते हैं। देखिए, जो हम ये सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आरएल सीरीज सर्किट। और आप सभी को पता है सीरीज जो है, सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में है जो करंट सेम रहता है। क्या? करंट आई। जितना भी करंट रजिस्टर के अंदर होगा उतना ही करंट इंडक्टर के अंदर भी होगा। इसलिए जब भी हम सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो हम रेफरेंस किसको मानेंगे? रेफरेंस हम करंट को मानकर चलेंगे। किसको? करंट को, यानी कि आई को। जब भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो रेफरेंस किसको मानना है? करंट को। कब? जब हम सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूं। क्यों मानेंगे हम रेफरेंस करंट को? क्योंकि सीरीज में जो है
करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो है वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर डिपेंड करती है, रजिस्टर और इंडक्टर के मान पर। इसलिए इसका जो हम सर्किट डायग्राम है वो कैसे, फेजर डायग्राम जो है कैसे बनाते हैं, ये देखिए। ये हो गया, मान लीजिए आई है करंट। अब हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, आर एल सर्किट के बारे में, और आर और एल के। आप सभी को पता है रजिस्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। इसलिए जो करंट और वोल्टेज है एक सेम ही दिशा में जाएंगे। किसमें, सेम दिशा में जाते हैं, ठीक है। ये हो गया वी आर। वी आर क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो ये आर एल सीरीज सर्किट है उसमें जो रजिस्टर वाली वोल्टेज है वो करंट के साथ रहती है। हम सबने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो रजिस्टर सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और क्या है, और क्या लगा इस सर्किट में, एल, यानी कि इंडक्टर भी लगा हुआ है। इंडक्टर में जो है वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ये हो गया वी एल। वी एल देखिए, ये तो बन गया वी आर। क्या बन गया, वी आर, क्योंकि करंट और वोल्टेज जो है 0 डिग्री के एंगल पर होती है रजिस्टर में। और ये वोल्ट वी एल क्यों 90 डिग्री के एंगल पे बनाया हमने, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसलिए ये हो गया वी एल। तो अब जो है कोण कितना बना, फाई का मान कितना आएगा, फाई का मान आएगा ये देखिए, ये जो आ गया, ये आ गया फाई का मान, यानी कि वोल्टेज और करंट के अंदर जो है इस इतने एंगल का फर्क है, ठीक है। किसमें, आर और एल सर्किट में, आर एल सर्किट में। इसलिए ये कितना बनेगा, वी एस। ये वी एस क्यों बना, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज है वो वी एस होती है। और जब हमने पढ़ा कि इसमें जो है वेक्टर का साइन लगा हुआ है ऊपर, किसका, वेक्टर का साइन लगा हुआ है। इसलिए जो इन दो वोल्टेज का जो जोड़ होगा ना वो सदिश योग कहलाता है। कौन सा, सदिश योग होता है। सदिश योग कैसे होता है, वी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही होगी 10th क्लास में। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। वही जो थ्योरम है वो यहाँ पर लगानी है, त्रिकोण परिमेय, ठीक है। ये त्रिकोण हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी, टोटल वोल्टेज कितनी होगी, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और इसे आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा क्या, कि ये जो डायग्राम बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, किस चीज का ट्रायंगल बना है दोस्तों, ये बना है वोल्टेज ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल। इसको बोलते हैं वोल्टेज का ट्रायंगल। कितना आया, टोटल वोल्टेज कितनी आई, वी एस यानी कि सोर्स वोल्टेज बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ये त्रिकोण आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे बना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पावर फैक्टर क्या बनेगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बनेगा आधार बटा करण, यानी कि वी आर बटा में वी एस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर फैक्टर बोल सकते हैं, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटा करण क्या होगा, पावर फैक्टर होगा वी आर बटे में वी एस, ठीक है दोस्तों। ये जो है, क्योंकि कोण किसके बीच में बन रहा है, वी एस के और वी आर के बीच में एंगल बन रहा है। और जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसको कौन दर्शाता है, पावर फैक्टर, वही होता है पावर फैक्टर हमारा, ठीक है दोस्तों। ये तो होगी वोल्टेज की बात। अब इंपीडेंस कितना होगा इस सर्किट के अंदर, जो ये सर्किट है दोस्तों, जो ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर देखो रेजिस्टेंस हो गया और एक्सएल का मान हो गया। क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंस है और एक्सएल है। हम सभी को पता है इंपीडेंस क्या होता है, पूरे एक सर्किट का जिसमें रेजिस्टेंस के अलावा भी कुछ यूज किया गया है, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर यूज किया गया हो, उसमें क्या होता है, जेड होता है, यानी कि इंपीडेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, इंपीडेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां पर आर क्या बनेगा, देखिए जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस एक्सएल, आर प्लस एक्सएल। एक जे भी होता है यहाँ पर, जे, जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल। ये क्या हो गया, ये इसको लिखने का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर जे क्या है, जे जो है यहाँ पर काल्पनिक भाग को दर्शाता है। जे किसको दर्शाता है, यहाँ पर
काल्पनिक भाग को दर्शाता है, या फिर आप कह सकते हो ये एंगल के बीच को दर्शाता। जैसे जेड तो है, जेड जो है रियल पार्ट है, एक सर्किट का रियल पार्ट होता है रेजिस्टेंस, और एक्सल क्या है, एक्सल जो है काल्पनिक भाग होता है, जिसके साथ जे लग जाता है उसके साथ वो काल्पनिक भाग कहलाता है। जेड यहाँ पर इंपीडेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हमने रेफरेंस ले लिया करंट को। जब भी हम सीरीज में पढ़ेंगे ना तो रेफरेंस को क्या लेना, हमने करंट को मानना है रेफरेंस, ठीक है। अब आर रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में वोल्टेज का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, इसलिए जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया करंट के 0 डिग्री के एंगल में, ठीक है। और एक्सल, एक्सल में जो है वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। आप सभी को पता है जो इंडक्टर है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए जो यहाँ से स्लोप उठेगी और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्सल। ये तो आर हो गया और ये एक्सल हो गया। अब जो एंगल कौन सा बनेगा इन दोनों के बीच में, एंगल बनेगा ये वाला, ये फाई कोण का एंगल बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेड, इस स्लोप को बोलेंगे जेड, ठीक है। टोटल जेड क्या हो गया यहाँ पर, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर क्यों लगाया हमने, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, कि इसमें जो ट्रायंगल में हमें निकालना पड़ता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है। ये किसका फेजर डायग्राम हो गया, ये हम कह सकते हैं कि ये इंपीडेंस का बन गया, ठीक है। प्रतिबाधा त्रिभुज क्या बोलेंगे इसको, इंपीडेंस ट्रायंगल। इससे पहले हमने कौन सा बनाया, इससे पहले हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था और इसको कहते हैं इंपीडेंस का ट्रायंगल। किसका, इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या बनाते हैं हम, पावर ट्रायंगल भी देख लेते हैं क्या होता है। क्या, पावर ट्रायंगल, देखिए आप सभी को पता है एस का मान क्या होता है, P प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, हमने अपनी पिछली क्लास में इसको पढ़ा था। अब इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखिए रेफरेंस मान लिया हमने करंट को। अब जो है आप ये बताइए P किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर P दर्शा रहा है एक्टिव पावर को। एक्टिव पावर की खपत कौन करता है, एक्टिव पावर की खपत करता है प्योर रजिस्टिव सर्किट। और प्योर रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, हम सभी को पता है 0 डिग्री का एंगल होता है। और 0 डिग्री का एंगल यानी कि करंट की फेजर में ही बनेगा, ठीक है, करंट की लाइन में, सीधे लाइन में बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये तो P का मान आ गया। P हमने क्यों रखा है, क्योंकि जो P है एक्टिव पावर जो है, एक्टिव पावर का यूज कौन करता है, रजिस्टिव सर्किट करता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट। और रजिस्टिव सर्किट में जो है वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए यहाँ पर बना है ये P। और क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का यूज कौन करता है, रिएक्टिव पावर का यूज करता है इंडक्टर। इसलिए इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, आप सभी को पता है रजिस्टिव उसमें इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए ये बन गया क्यू। ये क्या बन गया, क्यू। इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा ये, जिसे हम फाई से दर्शाते हैं। ये स्लोप क्या बनेगी, ये स्लोप बनेगी एस, क्या बनेगी, स्लोप। इसलिए यहां से क्या, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो टोटल पावर कितनी निकलेगी, एस स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एस बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसे हम ये भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर पावर फैक्टर क्या बनेगा, पावर फैक्टर आप सभी को पता है, पावर फैक्टर जो है बेस बटा करंट होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि P बटे एस। P बटे एस जो है यहाँ पर पावर फैक्टर बन गया। आप सभी कोस, पावर फैक्टर तो एक कोस फाई तो होता ही है, लेकिन जहां पर फाई का मान नहीं दिया होता वहां पर हम पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, आधार बटा करण से। आधार बटा करण, ये होता है आधार और ये होता है करण, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पावर फैक्टर समझ आ गया। और जो पिछला जो रजिस्टिव सर्किट है इसमें भी जो है पावर फैक्टर बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, आर, और जेड क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, आर, हाइपोटेन्यूज है जेड। मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आप सभी को बताया है पावर फैक्टर का कितने मान होते हैं, काफी मान होते हैं, मैंने आप सभी को समझाया भी था। जैसे एक तो पावर फैक्टर का मान होता है कोस फाई, क्या होता है, कोस फाई। आर बटे जेड भी होता है,
P/S भी होता है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, पावर फैक्टर को निकालने के तरीके हैं। और आज हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज का भी पढ़ा है, जैसे VR बटा में VS, VR बटा में VS भी हमने पावर फैक्टर को पढ़ा आज, ठीक है। तो ये दोस्तों ये था RL सीरीज सर्किट। उम्मीद आप सभी को RL सीरीज सर्किट जो है समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, प्रतिरोध और प्रेरक का जहां प्रयोग होता है उसे ही RL सीरीज सर्किट कहते हैं। और जो है परिपथ में धारा और वोल्टता से फाई कोण से पश्चगामी होती है। कितने से पश्चगामी ही क्यों होगी, क्योंकि इसमें इंडक्टर का भी यूज हो रहा है। और फाई का मान जो है मुख्यतः प्रतिरोध और प्रेरक के मान पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। हमने देखा कि इसमें सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, एक रजिस्टर लगा होता है और एक इंडक्टर लगा होता है। टोटल वोल्टेज कितनी होती है, VR प्लस VL होता है, ठीक है। इसमें रेफरेंस किसको मानना होता है, रेफरेंस मानना होता है करंट को। क्यों, क्योंकि एक सीरीज सर्किट में जो है करंट जो है सेम रहता है। करंट हर एक उसमें से लोड में से जाएगा, सेम जाएगा, ठीक है। रजिस्टर के अंदर से भी उतना ही जाएगा और इंडक्टर के अंदर से भी उतना ही जाएगा। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर V को देखा कि टोटल V क्या होती है, VR प्लस VL, और ऊपर लगा होता है उनके वेक्टर। क्योंकि जो है AC करंट उसकी जो है एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है दोस्तों। और फिर हमने एक वोल्टेज का जो है ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया, वोल्टेज ट्रायंगल बनाया। कैसे बनाया, जैसे हमें पता है रेजिस्टेंस के अंदर जो है करंट और वोल्टेज के अंदर 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर VR को लिया। और VL के वोल्टेज के जो इंडक्टर होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है वोल्टेज और करंट के अंदर, इसलिए हमने ये जो स्लोप है ये ऊपर की ओर बनाई है। और जो इसके बीच में यहाँ पर एंगल बना है ये बन गया फाई, जिसे हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। यहाँ से हमें VS का मान निकल के आ गया, VS बराबर √VR प्लस VL का स्क्वायर। और पावर फैक्टर क्या बना यहाँ से, VR बटे VS, आधार बटे करण। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद जो है हमने प्रतिबाधा का ट्रायंगल बनाया। किसका, इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया। वो भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पर रजिस्टर आ गया, रजिस्टर के यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वोल्टेज और करंट के अंदर 0 डिग्री का एंगल होता है रजिस्टिव सर्किट में। और जो है एक्सल किस में होता है, इंडक्टर में होता है, इसलिए इंडक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहाँ पर ऊपर की ओर ये स्लोप बनाई है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है हमने पावर के ट्रायंगल बनाए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल यानी कि शक्ति त्रिभुज, शक्ति त्रिभुज इसको बोलते हैं। P/S जो है इसका पावर फैक्टर होता है। और टोटल पावर कितनी होती है, P² प्लस Q²। तो चलिए अब आगे समझते हैं RC सीरीज सर्किट के बारे में। किसके, RC श्रेणी परिपथ के बारे में। इसमें क्या है, प्रतिरोध तथा संधारित्र युक्त परिपथ को RC परिपथ कहते हैं। जिस परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र का प्रयोग है उसी को हम RC परिपथ कहते हैं। वो कौन सा, श्रेणी परिपथ। और जो RC परिपथ में धारा वोल्टता से जो है फाई कोण से अग्रगामी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो है करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। और फाई का जो मान है मुख्यतः प्रतिरोध तथा संधारित्र के मान पर निर्भर करता है। किसके मान पर, प्रतिरोध और संधारित्र के मान पर निर्भर करता है। इसका जो है सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, सर्किट डायग्राम बनता है, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये तो लग गया रजिस्टर और ये बन गया कैपेसिटर, ठीक है। और यहां पर लग गया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कौन सा, AC, जिसका मान होगा VS बराबर VM साइन ओमेगा T। VS बराबर VM साइन ओमेगा T। यहां पर लग गया रजिस्टर और यहां पर लग गया कैपेसिटर। और जो करंट जो है यहां से जा रही है, टोटल वोल्टेज कितनी होगी, VR प्लस VC। VR प्लस VC का जो योग होगा वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज कहलाती है। कितनी कहलाती है, टोटल वोल्टेज। और जो करंट है, क्योंकि ये जो कि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में जो है करंट सेम रहता है, ठीक है। इसलिए जिसमें जितना करंट R में होगा उतना ही करंट C में से होकर गुजरेगा। इसलिए जो इसमें भी हम जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम में जो रेफरेंस किसको मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं हम करंट को, करंट रेफरेंस किसको मानते हैं, करंट को। इसका चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे वोल्टेज का फेजर डायग्राम। किसका, वोल्टेज का फेजर डायग्राम। मान लीजिए ये जो है I करंट है और सर्किट हम कौन सा बना रहे हैं, RC सीरीज सर्किट। और रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, आप सभी को पता है 0 डिग्री का एंगल होता है वोल्टेज और करंट के अंदर। इसलिए जो यहाँ पर बनेगी
इसको कहेंगे वी आर। वी आर क्योंकि वोल्टेज और करंट के अंदर 0 डिग्री का एंगल होता है। और उसमें क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो है वोल्टेज से आगे चलता है करंट। कैपेसिटर में वोल्टेज से आगे चलता है करंट, कितने आगे, 90 डिग्री आगे। इसलिए जो इसमें वी सी की जो स्लोप है वो किस तरफ बनेगी, वो बनेगी नीचे की ओर। एक मिनट, वो बनेगी यहां पर। इसको क्या कहेंगे हम, वी सी। ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर वोल्टेज और करंट के अंदर। वोल्टेज और करंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वी सी हमने ली है, वी आर जो है यहाँ पर इसी करंट के साथ है 0 डिग्री के एंगल पर। क्यों, क्योंकि जो रजिस्टर में 0 डिग्री का एंगल होता है और वी सी में 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पर जो है वी एस कितना बनेगा, वी एस का जो कोण है वो यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, वी एस का मान, वी एस, ये हो गया वी एस। जो फाई का कोण हो गया ये हो गया, ये क्या बन गया, फाई का कोण बन गया, फाई का कोण। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज क्या होगी, टोटल वोल्टेज होती है वी एस बराबर वी आर प्लस वी सी। और इनके ऊपर लगाएंगे वेक्टर, इनके ऊपर लगाएंगे वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर भी एसी करंट की बात हो रही है और एसी करंट की जो है एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इसे वेक्टर योग होता है इसमें, आप सभी को पता है। एक एसी सर्किट में जो हमें वेक्टर योग करना पड़ता है, वेक्टर योग में जो है कैसे होता है, वी एस स्क्वेयर बराबर वी आर का स्क्वेयर प्लस वी सी का स्क्वेयर। इससे आगे क्या होगा, वी एस बराबर अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वेयर प्लस वी सी का स्क्वेयर। टोटल वोल्टेज क्या होती है, वी एस बराबर वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। क्या, वोल्टेज, वोल्टेज ये होते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। समझ आ गया दोस्तों। ये वी आर हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये वी आर दर्शा रहा है रजिस्टर वोल्टेज को दर्शा रहा है, और रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट के अंदर 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए यहाँ पर इसे दर्शाया गया है। और वी सी को यहाँ पर क्यों दर्शाया गया है, जो क्योंकि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए उसको नीचे की ओर दर्शाया गया है। और वी एस कहाँ पर बनेगा, जो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा इसको कहते हैं वी एस, यानी कि टोटल वोल्टेज। और जो इनके बीच में ये फाई के कोण का एंगल बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, पावर फैक्टर का मान होगा यहाँ पर वी आर बटा में वी एस, वी आर बटा में वी एस। पावर फैक्टर का मान वही रहेगा जो कि आर एल सर्किट में था, ठीक है दोस्तों, वही रहेगा यहाँ पर। अब किसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, अब बनाएंगे प्रतिबाधा, यानी कि इंपीडेंस का ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनता है, देखिए इसका बनाएंगे इंपीडेंस, इंपीडेंस का ट्रायंगल। देखिए ये तो हो गया करंट, करंट हो गया आई, और आर रजिस्टर का बनेगा यहाँ पर क्यों बनेगा, क्योंकि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आप कहेंगे दोस्तों हर बार यहाँ पर आई क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, और सीरीज सर्किट में हमेशा रेफरेंस आई को मानते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर करंट सेम रहता है सीरीज सर्किट के अंदर, ठीक है। और किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सी की। सी के अंदर क्या होता है, एक्स सी, एक्स सी, जो इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका एंगल कहाँ बनेगा, उसका एंगल भी नीचे की ओर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जेड इंपीडेंस का, इंपीडेंस की स्लोप कहाँ बनेगी, इंपीडेंस की स्लोप बनेगी, एक मिनट, इंपीडेंस की स्लोप बनेगी यहाँ पर, जिसे हम जेड से दर्शाते हैं। और यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बनेगा ये वाला, जिसे हम फाई से दर्शाते हैं, जिसे हम फाई से दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है यहाँ पर इंपीडेंस का मान क्या होगा, इंपीडेंस का मान होता है यहाँ पर जेड बराबर आर प्लस जे सी, आर प्लस जे एक्स सी। जे आप सभी को पता है काल्पनिक भाग को दर्शाता है, किसको, काल्पनिक भाग को दर्शाता है। और इसके ऊपर लगता है वेक्टर योग। वेक्टर योग कैसे करते हैं, जेड स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आगे कैसे निकलता है, जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस
एक्स सी का स्क्वायर। आगे दोस्तों समझ इंपीडेंस कैसे निकालेंगे एक आरसी सर्किट में, आप सभी को पता चल गया। और पावर फैक्टर का मान क्या होता है, जो पावर, एक मिनट, पावर फैक्टर का मान क्या होता है यहाँ पर, आर बटे जेड, क्योंकि एंगल आर और जेड के बीच में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को इम्पीडेंस ट्रायंगल भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी समझ आ गया। अगर हम इसमें शक्ति गुणांक में आगे की बात करें ना, जैसे हम जेड, जेड तो उसमें सवाल में दिया नहीं होगा, तो हमें जेड तो यहाँ से निकालना पड़ता है। अगर हम पावर फैक्टर को ना आगे सोल्व करते हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, देखिए पावर फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आप सभी को पता है पावर फैक्टर का मान जो है आर बटे जेड होता है। अब आर का मान तो उसमें दिया होगा सवाल में, और जेड का जो मान है हम ये रख सकते हैं यहाँ पर, क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। ये होता है पावर फैक्टर का असली मान। क्या होता है, पावर फैक्टर का जो है असली मान होता है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को समझ आ गया हो। और हम पावर फैक्टर को किस तरीके जो है करंट का मान कैसे निकाल सकते हैं इस आरसी सर्किट में, आई बराबर वी बटे आर होता है, आप सभी को पता है आई बराबर वी बटे आर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अकेले रजिस्टिव सर्किट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रजिस्टिव के साथ कैपेसिटिव सर्किट की भी बात हो रही है। इसलिए जहाँ पर दो यूनिट्स को यूज कर लिया ना, तो वहां पर जो है जेड का यूज होता है, किसका, जेड का। यहाँ पर इस सर्किट में किसका मान क्या होगा, फॉर्मूला आएगा, आई का फॉर्मूला होगा आई बराबर वी बटे जेड, आई बराबर वी बटे जेड, और v का मान तो v रहेगा, और यहाँ पर z का मान जो है हम इसको रख सकते हैं आई बराबर v बटे z का मान क्या रखेंगे, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि जो है सवाल में डायरेक्ट z का मान नहीं दिया होगा, उन्होंने क्या वोल्टेज का मान दिया होगा और r का मान दिया होगा और साथ में एक्स सी का मान दिया होगा। तो हम इस फॉर्मूले से जो है उसका आई का मान निकाल सकते हैं, आई बराबर वी बटे जेड होगा, और जेड का मान जो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर होता है। उसी तरीके से जो है हम इंडक्टिव सर्किट जो होता है, इंडक्टिव सर्किट में भी यहां से करंट का मान कैसे निकालते हैं, करंट का मान कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है आई बराबर वी बटे जेड होगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे भी अकेले आर की बात नहीं हो रही है, एक्सएल की भी बात हो रही है। यहाँ पर आई बराबर वी बटे जेड होगा, वी का मान तो वी होगा, और अंडर रूट ऑफ जेड का मान हमने यहाँ पर क्या निकाला था, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर। इसलिए आई को निकालने का ये फॉर्मूला है। और पावर फैक्टर को अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, आप सभी को पता है आर बटे जेड होता है, और पावर फैक्टर को भी हम आर बटा में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया करंट को निकालने का, और ये हो गया पावर फैक्टर को निकालने का। अगर जेड का मान ना दिया हो तो अब हम आर स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने किसके थ्रू समझा इसको, हमने समझा है इम्पीडेंस ट्रायंगल के थ्रू। अब हम किसका ट्रायंगल बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पावर का ट्रायंगल, यानी कि शक्ति त्रिभुज, पावर किसको, पावर ट्रायंगल। देखिए ये जो है यहाँ पर हो गया करंट, और पावर ट्रायंगल में किसका यूज करते हैं, पी और क्यू का। पी क्या है यहाँ पर एक्टिव पावर, क्यू क्या है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर का यूज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का, इसलिए पी तो बन गया यहाँ पर। क्यू को इसका यूज करता है, क्यू का यूज कौन करता है, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में जो है वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे रहती है, इसलिए जो है वोल्टेज यहाँ पर क्यू का मान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर पावर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पावर ट्रायंगल में वोल्टेज और करंट के बीच में बन गया 90 डिग्री का एंगल, कितने का, 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर की बात हो रही है, कैपेसिटर ही रिएक्टिव पावर का यूज करता है ना, इसलिए हमने क्यू का मान यहाँ पर रखा। ठीक है, तो टोटल पावर क्या होती है, टोटल पावर होती है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को किससे दर्शाते हैं हम, एस से। किससे दर्शाते हैं, एस से। दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन गया, ये बन गया फाई का एंगल बन गया। कौन सा बन गया, फाई एंगल बन गया। अब जो है आगे पावर कितनी होगी यहाँ पर, एस बराबर पी प्लस क्यू, और ऊपर लगे इनके वेक्टर, क्या लगेगा, वेक्टर। ठीक है दोस्तों,
अब आगे इसको सोल्व करते हैं। एस बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होता है। ये आ गई टोटल पावर। एक आरसी सीरीज सर्किट में टोटल पावर क्या होती है? एस बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। अब क्या है यहाँ पर पावर फैक्टर का मान क्या होगा? पावर फैक्टर का मान होता है, आप सभी को पता है, पावर फैक्टर का मान होता है पी बटे में एस। पी यहाँ पर एक्टिव पावर को दर्शा रहा है और एस यहाँ पर एपरेंट पावर को दर्शा रहा है। अब अगर हमें एस का मान नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम कैसे निकालेंगे पावर फैक्टर का मान? पी बराबर एस का मान जो है ये रख देंगे यहाँ पर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। ये आ गया हमारा पावर फैक्टर का मान। बिल्कुल आसान है ये। और ये ट्रायंगल कौन सा बनाया हमने? ये बनाया हमने पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। और इसमें आई का मान मैंने बता दिया आपको आई का मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा है आरएल सीरीज सर्किट के बारे में, आरएल सीरीज सर्किट के बारे में और आरसी सीरीज के सर्किट के बारे में। ठीक है, आरएल सर्किट के बारे में पढ़ दिया और आरसी सीरीज सर्किट के बारे में। कल हम पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज यानी कि एक ही सर्किट के अंदर रजिस्टर भी लगा होगा, इंडक्टर भी लगा होगा और कैपेसिटर भी लगा होगा। कल हम समझेंगे उसकी जो है टोटल वोल्टेज कैसे निकालते हैं और करंट को कैसे निकाला जाता है और पावर को कैसे निकाला जाता है। कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। आज की क्लास में बहुत पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ लिया? आरसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ लिया और आरएल सीरीज और आरसी सीरीज सर्किट के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, हम आपको बताने की दोबारा से कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप दोबारा वीडियो भी देख लेंगे ना, उससे भी आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मेरे को पता है आप सभी को थोड़ा बहुत कम समझ आया होगा, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा कंफ्यूजन बनी रहती है इसमें। लेकिन जो है एग्जाम की नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरएल सीरीज सर्किट और आरसी सीरीज सर्किट। और इससे जो पहले हमने किया है रजिस्टर सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप जो है एक दो बार वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप सभी को पक्का समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट जो है समझ नहीं आया। हम अगली जो क्लास होगी उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरएलसी सीरीज सर्किट के साथ।